हेलो दोस्तों, क्लास को आगे करते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। और फंडामेंटल राइट में हम लोग पिछले वीडियो में जो डिस्कस किए थे वो समानता का अधिकार और आर्टिकल 14 से लेके 18 तक डिस्कस किए थे। हम लोग फंडामेंटल राइट जो पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल 12 से पढ़ रहे हैं, बट हम लोग समानता का अधिकार उसके अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर जो है मौलिक अधिकार के अंदर 6 प्रकार के मूल अधिकारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला अधिकार हम लोगों ने 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग जो है आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। यहीं पे एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार का मेरुदंड क्या मेरुदंड किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो सिंपल सा इसका आंसर होगा आपका आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 तक इसी को मौलिक अधिकार का मेरुदंड कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसी अधिकार के वजह से जो है वो आपका मौलिक अधिकार खड़ा है। ठीक है, अगर ये अधिकार नहीं रहेगा तो आपका मौलिक अधिकार खड़ा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 19 के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है से हम लोग समझेंगे। आर्टिकल 19 कहता है कि मूल अधिकारों का सुरक्षा। ठीक है, मूल अधिकारों का सुरक्षा। इसका मुख्य रूप से हम लोग जो है 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या है वो 6 अधिकार, वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? 19 का पहला आर्टिकल 19 का अनुच्छेद 19 का 1 का ए नंबर। ठीक है, आर्टिकल 19 का 1 नंबर का ए क्या है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप स्पीच देने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आप स्वतंत्र हो। ठीक है, क्या आप कहीं भी शांतिपूर्वक जाके अपना विचारों का जो है वो विचार प्रकट कर सकते हैं। शांतिपूर्वक आप कहीं भी जाकर स्पीच दे सकते हैं, टॉपिक्स कोई भी हो। ठीक है, आप उस पे स्पीच दे सकते हैं। कथाकार, आप कहीं जाकर कथा सुना सकते हैं। कथावाचक जितने होते हैं कहीं भी जाके कथा सुनाते हैं ना। कवि, जो कवि सम्मेलन होता है, कवि लोग जाके अपने स्वतंत्र भाव से वो अपने विचारों को प्रकट भी करते हैं। कविता के माध्यम से वो कहते भी हैं, या गाने का अधिकार, ये सारे कुछ का अधिकार आपको स्वतंत्र है। ये सब चीज के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे 19A आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, लेकिन बोलता है इसी में 19(2) यानी कि आर्टिकल 19 का 2 नंबर क्या बोलता है? युक्ति युक्त प्रतिबंध। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबंध यानी कि आपको मैं स्वतंत्रता प्रदान करता हूं। क्या चीज देने के लिए? स्पीच देने के लिए। तो भैया इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जाके किसी को गाली देना स्टार्ट करो और उसके बाद गरियाओ और उसके बाद बोलो ना कि हम तो गरिया कहां रहे हैं भैया। ये तो हमको स्वतंत्रता प्रदान है। ठीक है, स्पीच देने की स्वतंत्रता प्रदान है। अभिव्यक्त अपने विचारों को प्रकट करने के मेरा विचार आया कि मैं आपको गाली दे दूं। ठीक है, सो मैं दे रहा हूं, ये तो मेरा अधिकार है। नहीं भैया, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मौलिक अधिकार आपका वो अधिकार है जब तक आप अपने लिए इस चीज को यूज कर रहे हैं, आपके बात या वाक्य से किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा भला ना लग रहा हो या दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन ना हो रहा हो, तब तक ठीक है। अगर दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपको क्या किया जाएगा? सिंपल भाषा में आपको ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अनुच्छेद 19(2) के तहत, अनुच्छेद 19 में 2 के तहत आपको, तो सिंपल सा आपको बोलने का अधिकार है,
स्पीच देने का, तो भड़काऊ भाषण जाकर आप कहीं नहीं दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, भड़काऊ भाषण दीजिएगा, कहीं भी आपको भाषण देने का अधिकार आपको प्राप्त हो गया तो भड़काऊ भाषण दीजिएगा तो वहां पे आपसी संबंध या आपसी भाईचारे जो है वो बिगड़ जाएंगे। ऐसे स्थिति में आपको जो है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को आप गाली नहीं दे सकते। चलिए आगे क्या बोलता है, अनुच्छेद बी, आर्टिकल 19 का 1 का बी नंबर क्या बोलता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान है। आप जो है प्रदर्शन कीजिए ना, जितना प्रदर्शन करना है, सम्मेलन करना है, शांतिपूर्ण जुलूस निकालते हैं ना, निकालने का अधिकार है। अब जुलूस हम निकाल लेंगे और जुलूस में एक कौम दूसरे कौम को, ठीक है, जुलूस निकाल लेंगे और एक कौम क्या करेगा, दूसरे कौम को खूब सारा गाली देते रहेगा, ठीक है, मन भर गाली देते रहेगा। तो इससे क्या होगा, अगर एक कौम दूसरे कौम को मन भर गाली देगा और अपने तरफ से बहुत सारा, मान लीजिए कि हम लोग जुलूस निकाले, ठीक है, अगर यहां पे हिंदुओं का जुलूस निकला हुआ है, अब मुसलमानों के खिलाफ हम लोग नारा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ अनुच्छेद 19(3) के तहत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि आपको सम्मेलन करने का अधिकार है, ठीक है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, सम्मेलन निकालिए, ठीक है, और प्रदर्शन के लिए, इस सब चीज के लिए आपको छूट है। लेकिन अगर आप गलत ढंग से, आप प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप सरकार के गलत खूबियों के लिए प्रदर्शन कीजिए, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कीजिए, लेकिन कानूनी दायरे में रहकर। इसका यह अर्थ नहीं है कि अगर आप प्रदर्शन करने के लिए आए हैं तो क्या कीजिए, देश के भड़काऊ प्रदर्शन कीजिए, देश के संविधान के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, तब आपके ऊपर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19(3) के तहत आपके ऊपर कार्रवाई कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई मुसलमान जो है वो अगर सम्मेलन निकाल रहा है, जुलूस निकाल रहा है, तो निकालिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जुलूस में हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं को भड़काऊ भाषण दे रहा हो या हिंदुओं के प्रति कोई बुरा भला कह रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो है वहां पे अराजकता फैल सकता है, ऐसी स्थिति में वहां की माहौल खराब हो सकता है। तो अनुच्छेद 19(3) के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। आगे क्या बोलता है से सुनिए, अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 1C क्या कहता है कि संगम या संघ बनाने का अधिकार है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है, आप बनाइए, पार्टी बनाइए, हर कुछ बनाइए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इसी में फिर क्या बोलता है, इसी में आपको आगे बात कर रहा है कि संघ या संगम या संघ बनाने का अधिकार आपको प्राप्त है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप देश के खिलाफ ही संगठन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप इसके लिए स्वतंत्र नहीं है कि देश के खिलाफ आप जो है संगठन बनाइए, तब आपके ऊपर जो है अनुच्छेद 19(4) के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सिंपल भाषा में आपको जो है अनुच्छेद 4 के तहत अखंडता और लोक व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए, मतलब बरकरार रखने के लिए आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, अगर आप हमारे देश को या संविधान के खिलाफ जो है संगठन बना रहे हैं तो, ठीक है। आगे इसी में क्या बोलता है से देखिए, अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19(1)(d) भारत के राज्य के क्षेत्र में आवागमन, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप स्वतंत्र हैं, क्या है, स्वतंत्र है, भारत के किसी भी राज्य में जाओ ना भैया, घूमो ना, रहो ना, काम करो ना, सब कुछ करो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो, ठीक है। आगे इसी में बोलता है अनुच्छेद 19 का 1E कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाके बस जाओ, काम करो, रहो, घर बना लो। जैसे झारखंड में बहुत सारे बिहार से लोग आके बस गए, उत्तर प्रदेश से लोग आके बस गए, ठीक है, अलग अलग राज्य से आके बस गए, और झारखंड से भी बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, वाराणसी, अलग स्टेट में जाके बस रहे हैं। तो इसका मतलब वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक रोक है, क्या है, अनुच्छेद
19(5) कहता है 1 और डी अनुसूचित जनजाति के खिलाफ यानी कि उसके विरुद्ध में किसी भी प्रकार का जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जैसे बहुत सारा झारखंड में है कि आप आदिवासी जमीन को खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको गैर कानूनी तरीके से लोग खरीद के और वहां पे बस रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे नियम है कि आप किसी भी आदिवासी या एससी जमीन को खरीद नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अनुच्छेद 19(5) के तहत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा कि आपको हम ये अधिकार दिए हैं, लेकिन वहां के निजी लोगों के जो संपत्ति है या उनका जमीन है उसके ऊपर आपका जो है अधिकार नहीं है। ये वहां के राज्य सरकार तय करता है। तो हर राज्य में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ राज्य में ऐसा प्रावधान किया गया है। चलिए आगे क्या बोलता है से देखिए, अनुच्छेद ये 5, हालांकि 1 का F ये कट चुका है, अभी नहीं है, पहले था क्या था, संपत्ति का अधिकार। पहले लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार था, इसके लिए कोई पूछताछ नहीं होता था। लेकिन भैया आज रखोगे का, इनकम टैक्स वाला आके ना पूछेगा कि इतना धन कहां से आया भैया, ये जो गाड़ी में घूम रहे हो किधर से आया है, आप दिखाओ। अगर आपका ओरिजिनल कमाई से आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी साजिश के द्वारा ये पैसा किसी फंडिंग के द्वारा किसी दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तब आपके ऊपर क्या होगा, कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार में था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। और कब हटाया गया है, तो 1978 में। आपसे पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार कितने संशोधन में और कब हटाया गया, तो सिंपल सा आंसर होगा 44 यानी कि 44वें संशोधन में इसे हटा दिया गया 1978 में, और आर्टिकल 300A में इसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया। अब ये संपत्ति के अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यानी कि सिंपल सा, अगर आपके पास धन आते हैं तो सारे धन का आपको बायोडाटा रखना होगा। अगर ये सारे धन का बायोडाटा आपको नहीं मिलता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लिए यहां तक। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, निजी व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध। कभी कभी क्या है, उदाहरण के तौर पे सरकार के द्वारा कुछ कंपनियां बैठाई जाएगी या फिर रेलवे लाइन जोड़ी जाएंगी, मतलब कि समाज का विकास के लिए कुछ कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो वहां पे आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि हम आपके गांव से रेल गुजारना चाहते हैं, तो वहां पे आपके घर के आसपास का जमीन हमें चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आप बोलिएगा कि हम नहीं देंगे, ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पे आपको जो है, हम यहाँ से आपको हटा रहे हैं, लेकिन आपका मौलिक अधिकार फिर भी बीच में नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, अगर हम वहां से जमीन लेते हैं तो आपको उस जमीन का कीमत देते हैं, या अगर पूरा आपका गांव उठ रहा है तो उस गांव को दूसरे जगह बसाने का पूरा जिम्मेवारी सरकार को निभानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ कार्यों के लिए या प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, अगर जमीन की आवश्यकता होती है तो हम ले लेंगे, सरकार आपसे ले लेगी, और निजी व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ठीक है, कि वहां पे निजी व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो प्रतिबंध भी आपके मौलिक अधिकार में नहीं लग रहा, बल्कि वैसे चीज जो मौलिक अधिकार में नहीं लगाया जा रहा है, कह सकते हैं कि विकास के नजर में उस चीज को आगे की ओर बढ़ाने के लिए आपके मौलिक अधिकार को बिना छीने आपको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है, या उसके बदले में कुछ दिया जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि आप ही के आपके समाज या देश के विकास के लिए आपके मौलिक अधिकार को छीना तो नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका स्वतंत्रता का यानी कि सुरक्षा का। आर्टिकल 19 बोलता है कि आपकी स्वतंत्रता का सुरक्षा का अधिकार रखा जाएगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से याद रखिएगा रिवीजन।
आर्टिकल 19 क्या कहता है? सबसे पहले हम लोग जो है आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार का जो मेरुदंड है वो किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 19 से 22 को कहा जाता है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार को कहा जाता है। आर्टिकल 19 क्या चीज पढ़ाता है? आर्टिकल 19 अधिकारों का सुरक्षा पढ़ाता है। अधिकारों का सुरक्षा मुख्य 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार हम लोग डिस्कस करेंगे या समझेंगे। उसमें से पहला जो है वो वाक और अभिव्यक्ति। कोई भी व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने के लिए वो स्वतंत्र है, वो स्पीच देने के लिए स्वतंत्र है, कथा सुनाने के लिए स्वतंत्र है, कविता गाने के लिए स्वतंत्र, कहने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद बी क्या बोलता है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के लिए भी वो स्वतंत्र है, ठीक है, प्रदर्शन कर सकते हैं। संगत समय संगठन बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। भारत के राज्य के क्षेत्र में आगमन, आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना के लिए सब स्वतंत्र है, काम भी कर सकते हैं भैया। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने के लिए भी उन्हें अधिकार है। लेकिन इस सब चीज को देखते हुए संपत्ति का अधिकार भी था, बट अब वो नहीं है। 44वें संशोधन में इसे हटाकर जो है वो संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है, ठीक है। आगे क्या है कि प्रतिबंध भी लगाया गया है कि वाक व्याक करने का अधिकार है, तो इसका मतलब आप ये नहीं कि किसी को गरिया दीजिए, ठीक है। फिर वहीं पे है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है विरोध हथियार के, तो इसका मतलब नहीं है कि हाथ में बंदूक ले लो और सम्मेलन करो, ठीक है। क्या मजा आ रहा है, इधर 2 को बम फोड़ो, 2 को इधर फोड़ो, ठीक है, ये नहीं है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है। आगे है सी में संघ बनाओ। संघ बनाने का अधिकार आपको है। इसका मतलब ये नहीं कि अब देश के विरुद्ध ही संघ बनाना स्टार्ट कर दो, तुम फिर जानते हो ना, जेल में डाल के ठोक दिया जाएगा। आगे है क्या है कि भारत के राज्य में कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, एकदम इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अखंडता और लोक सेवा के लिए अगर आप कोई ग्रुप बना रहे हो, ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध है। अगर आपकी उस संगठन से हमारा संविधान को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचता है या अखंडता होता है, टूटता है, यानी कि देश के विरुद्ध कोई भी संगठन आप तैयार करते हो तो सिंपल भाषा में उसे हटा दिया जाएगा। आगे है भारत में किसी भी क्षेत्र में आना जाना आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष वहां के निजी व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, जैसे कि SC ST के जमीन को आप नहीं खरीद सकते हैं, जैसे झारखंड में तो आप नहीं कर सकते हैं। जनरल जमीन को आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। SC ST को इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि अशिक्षित है वो व्यक्ति, और उनको अपने बारे में समझने और ठीक करने के लिए भी उन्हें ऊपर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, हम पिछले बतलाए थे। तो यह हो गया। निजी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर सरकार के द्वारा कोई अच्छे कार्य किया जा रहा है, रेलवे लाइन बिछ रहा हो, या कोई कंपनियां बैठाना हो, या फिर कोई प्रतिष्ठान केंद्र बैठाना हो, तो वहां पे आपके मौलिक अधिकार पे जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा, आपकी स्वतंत्रता पे, ठीक है। तो ये चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 20, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 19 पढ़ा, अब आर्टिकल 20 क्या कहता है से देखिए। आर्टिकल 20 बोलता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण यानी प्रोटेक्शन, यानी कि प्रूफ, ठीक है। सिद्ध मतलब प्रूफ, आपका दोष जब तक प्रूफ नहीं होता है तब तक आप अपराधी नहीं है, ठीक है। तब तक आप अपराधी नहीं है जब तक आपका दोष, आपका गुनाह प्रूफ नहीं होता है, तब तक आप बेगुनाह है, अपराधी नहीं है। शायद इसलिए आप देखे होंगे कि जब किसी के ऊपर केसेस चलती हैं तो वो पुलिस के संरक्षण में रहता है, प्रोटेक्शन में रहता है, ठीक है, वो जेल में, ठीक है, क्योंकि उसको तब तक सजा नहीं दिया जाएगा जब तक अपराध पूर्णतः प्रूफ ना हो जाए, ठीक है। केवल FIR लिखवा देने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। FIR लिखवा देने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, याद रखिएगा। अगर FIR लिखवाने से कोई व्यक्ति दोषी हो जाता तो जरा सोचिए कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मेरे घर में से चोरी हो गया और मुझे अपने बगल के पड़ोसी पे डॉट है। अब मैंने जाके थाना में FIR दर्ज करवा दिया, 4-5 आदमी का नाम दे दिया, तो क्या वो गुनहगार होंगे? नहीं। पुलिस उसको
उन लोगों को पकड़ेगी, उनसे पूछताछ होगा, उसके बाद केसेस चलेगा। अगर वो प्रूफ हो गया कि वही गुनहगार हैं तो वो हमारे सामान की भरपाई करेंगे, और अगर प्रूफ नहीं हुआ तो उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा। तो सिंपल सा FIR लिखा देने से कोई व्यक्ति जो है अपराधी नहीं हो जाता है, याद रखिएगा ये हमेशा। हम लोग FIR के नाम से बहुत डर जाते हैं, डरना नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर संदेह के ऊपर भी उसको FIR करवा सकता है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें उस पर संदेह है, आप जांच पड़ताल कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर FIR होने से वो गुनाहगार नहीं हो जाता है। आर्टिकल 20 को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को सजा वर्तमान में चल रहे सजा के अनुसार ही दिया जाएगा। मान लीजिए कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी आपको किसी भी व्यक्ति का चोरी करने का सजा जो है, मान लीजिए कि आपने किसी का मोबाइल चोरी कर लिया, तो इसके लिए आपको 6 महीने का सजा अभी वर्तमान में प्रावधान है। लेकिन बाद में, भविष्य में, ठीक है, अभी 2023 में उसे 6 महीने की सजा था, अब भविष्य में उसी सजा को बदलकर जो है से 6 साल कर दिया गया। ठीक है, तो आपको भविष्य में जो सजा को बदलकर 6 साल कर दिया गया है, उसके आधार पे आपको जो है, क्योंकि केस आप जानते हैं कि केस किसी के ऊपर होता है तो कई दिनों तक वो चलते रहता है। ठीक है, कभी सालों भर चलता है, जांच पड़ताल होता है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई तो आपको पता है कि कितना धीरे धीरे होता है। तो ऐसी स्थिति में कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, हर कुछ है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में गुनाह करता है, उस पर केस चल रहा है, अब भविष्य में वो चला गया है, अब भविष्य में उस गुनाह के लिए सजा में प्रावधान हो चुके हैं, बदलाव हो चुके हैं, तो उस व्यक्ति को कौन सा सजा मिलेगा? तो याद रखिएगा, उस व्यक्ति को वही सजा मिलेगा जिस वक्त वो व्यक्ति जो गुनाह किया था उस समय उस सजा के लिए जो भी सजा निर्धारित था वही सजा उस व्यक्ति को मिलेगा, ना कि भविष्य में उस सजा के लिए जो नया कानून आया है उसके आधार पे उसको सजा मिलेगा। ठीक है, फिर बोलता है ये भूत में जो पीछे बीत चुका है उसके आधार पे अगर न्यायालय कहेगा कि नहीं, चोरी के लिए पहले जो है, चोरी के लिए इस व्यक्ति को 6 महीने नहीं बल्कि 6 सालों तक, 7 सालों तक, या फिर इसे बीच चौराहे में बांध कर और मारा जाए, या फिर इसका जो है पूर्ण रूप से शर्ट पैंट उतार कर, बाल मुड़ाकर पूरा सिटी में घुमाया जाए। तो इस प्रकार का अगर कोई सजा बनता है, पहले होता था ना, पहले ऐसे ही सजा होता था ना चोरी के लिए, तो बीता हुआ सजा के आधार पे भी उसको बोलेगा कि अब तुमको यही सजा दिया जाए, तो ये भी गलत है। भैया, हमको ना तो ये सजा चाहिए और ना ही ये सजा चाहिए, हमें क्या चाहिए? वर्तमान में जो सजा का प्रावधान होगा वही सजा हमें मिलना चाहिए। फर्स्ट आर्टिकल 20 के 1 नंबर यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है तो गुनाह के वक्त, वर्तमान में जिस वक्त वो गुनाह किया है उस गुनाह के लिए जो भी सजा निर्धारित है उसी सजा को भविष्य में अगर वो केस चला गया खिंचाते हुए और सजा उसको मिल रहा है, तो भविष्य में अगर उस गुनाह के लिए कोई भी सजा नया निर्धारित हुआ है तो उसको उस सजा के ऊपर नहीं बल्कि जिस समय वो अपराध किया है उसके आधार पर उसको सजा मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 20 का 2 नंबर क्या कहता है? एक व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं मिलेगा, दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है एक अपराध के लिए। अब भैया मैंने, ठीक है, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर दहेज प्रथा का केस चल रहा है, बेचारा 7 साल अगर जेल काट के आ जाता है, ठीक है, तो 7 साल अगर वो जेल काट के आ गया, अब बाहर आया तो फिर से उस व्यक्ति को जो है कि अगर ना भैया इस व्यक्ति को बाहर नहीं, इसको दोबारा से सजा दो, तो गलत है। अगर कोई व्यक्ति चोरी किया, 6 महीना जेल काट के आया है,
फिर से उसको उसी सजा के लिए बोलेगा तुम फिर से जेल में जाओ और 6 महीना काट के आओ, तो ये गलत है। कोई भी व्यक्ति को एक सजा के लिए दोबारा, एक अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 23 क्या कहता है? अपनी ही विरुद्ध गवाह देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं ना, आप मूवीज देखते होंगे, उसमें दिखलाता भी है कि अपराधी को पकड़ लिया जाता है, अपराधी को पकड़ के ले आया, ठीक है, उसके बाद बोलता है बाबू तुम चोरी किए हो ना, तुम ही चोरी किए हो ना, बोलो। और वो बेचारा चोरी नहीं किया है, उसको बाध्य कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। बेचारा कभी कभी जान बचाने के लिए जो है गवाह अपराध कबूल कर लेता है, लेकिन कानून जो है केवल इसकी गवाही पे इसको सजा नहीं देगा। आप अगर ये जाके न्यायालय के सामने ये कहने लगे कि साहब मैं ही जो हूं वो चोरी किया हूं, मुझे सजा दे दो, ठीक है, सारा गुनाह मैं किया हूं, तो क्या न्यायालय उठाएगा, बोलेगा कि अपराध तो कबूल कर लिया, इसको सजा दे दिया जाए? नहीं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, आपने देखा हो कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है, और मर्डर कर देने के बाद क्या है कि संदेह पे उस व्यक्ति को उठा लिया जाता है। अब उस व्यक्ति का उम्र ठीक ठाक है, तो अगर आप फिल्मों में देखते हो कि दूसरा आदमी जाकर सिलेंडर करता है कि मैंने खून किया है, तो क्या सिलेंडर करने पे उसको कानून मान लेता है कि नहीं तुम सच में, तुम सही बोल रहे हो, तुम ही अपराधी हो? नहीं, बल्कि उसका गुनाह पे नहीं, वो सिलेंडर जरूर किया है, लेकिन उसको प्रूफ करना होगा। मैंने कहा मैंने ही कत्ल किया है, तो भैया मैं प्रूफ करूंगा कि मैंने कत्ल किया है, तब जाके मुझे सजा मिलेगी, ना कि मेरा कहने से, गवाही मात्र देने से। अपराधी का गवाह जो है वो कानून के सामने मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो सिंपल सा आप जानते हैं ऐसे भी कि 3rd नंबर बाध्य है, कोई भी पुलिस जो है वो आपको जबरदस्ती आपके विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए आप पुलिस के प्रोटेक्शन में रहते हैं। और आगे आपको बता दे रहे हैं, आगे हम बताएंगे कि बाध्य तो नहीं कर सकता है। दूसरी बात है कि कोई भी पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, ठीक है, पूछताछ कर सकती है आपसे, लेकिन आपको बांध के टॉर्चर नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर वो बांध के आपके साथ टॉर्चर करती है तो आप उसके खिलाफ भी FIR करवा सकते हैं, उसके ऊपर भी मुकदमा करा सकते हैं। तीसरा सिंपल सा भाषा में 3rd नंबर यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति, पुलिस जो है वो आपको जबरदस्ती आप ही के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। अब ध्यान से हम लोग समझेंगे। आर्टिकल 21 क्या करता है? वर्तमान में जो सजा निर्धारित है जिस गुनाह के लिए, आपको उसी के अनुसार सजा दी जा सकती है। दूसरा क्या कहता है? एक गुनाह के लिए 2 बार सजा आपको नहीं काटना है भैया। तीसरा क्या कहता है कि आपको टॉर्चर नहीं कर सकती है पुलिस गवाह देने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 20 समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आप जो है से लाइफ मीन्स जीवन के प्रोटेक्शन, यानी कि किसी भी तरह से आपके जीवन का क्षति ना हो, इसका संरक्षण करने का अधिकार आपको देता है। मान लीजिए कि आप बैठे हो और आपके सामने कोई आके जहरीला गैस छोड़ता हो, तो इससे क्या होगा? आपकी मृत्यु हो सकती है, आपका जीवन समाप्त हो सकता है, या कोई किसी के दूसरे गांव से लड़ाई हो गया, 2 गांव के बीच में या 2 समुदाय के बीच में आपसी लड़ाई हो गया। अब एक समुदाय क्या किया, दूसरे समुदाय के सामने जाके जो है मोहल्ला में और जहरीला गैस छोड़ दिया, और वो कहे कि हम तो भैया कुछ नहीं किए, हम आए अपना मर्जी से हम यहाँ छोड़ दिए। तो इससे क्या होगा? वो व्यक्ति, उस गांव का गांव साफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जीवन संरक्षण के लिए आपको ऐसा कार्य, जैसे कि व्हीकल्स में प्रदूषण के ऊपर रोक लगा हुआ है, प्रदूषण कागज बनाना होगा अधिक ज्यादा, ठीक है, या फिर अधिक हॉर्न आप नहीं बजा सकते हैं जिसके वजह से किसी का जीवन लाइफ में प्रॉब्लम आ सके, ठीक है। कहने का मतलब आप अधिक कहां पे गाड़ी कितना स्पीड में आप ड्राइव कर रहे हैं ये भी तो मायने रखता है,
ठीक है, आप इतना तेजी से नहीं चलाएंगे। देखा होगा बोर्ड में, आप देखे होंगे जब गाड़ी चलाते होंगे तो बोर्ड में क्या देखे होंगे, लिखा होता है 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो है तीखा मोड़ है, या फिर ये लिखा होगा कि यहाँ पे घनी आबादी है, कृपया धीरे चले। तो कहने का मतलब है कि किसी का जीवन किसी के वजह से संकट में नहीं पड़ना चाहिए, उसके जीवन का जो है संरक्षण होना चाहिए। दैहिक स्वतंत्रता, हमारे शरीर पे मेरा अधिकार है, ना कि किसी और का अधिकार है। हम किसी के मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो मेरा है, मेरा जैसा मन करेगा वैसा करेंगे इस शरीर के साथ। लेकिन भैया इस शरीर के साथ जैसा माने वैसा करेंगे नहीं। तो आप शरीर है मेरा, हम हाथ से खाते, कोई आके कहेगा कि इस हाथ से नहीं खाओ बाबू, इस हाथ से खाओ, तो ये तो गलत है ना। हाथ से लिखते हैं, कोई कहेगा पैर से आके लिखो, तो ये तो गलत है। कहेगा कि हाथवा से चलो पैर से खाओ, तो ये गलत है ना। ये मेरा शरीर है, हमको जैसे मन करेगा वैसे। मुझे क्रिकेट खेलने का मन है तो हम क्रिकेट खेलेंगे, तो बोलेगा क्रिकेट मत खेलो, इस शरीर से तुम क्या खेलो, फुटबॉल खेलो। तो ऐसा नहीं है, इस मेरे बॉडी पे मेरा अधिकार है। और ये जो है कौन देता है, तो आर्टिकल 21। अगर कोई व्यक्ति हमें कहता है कि अपना आंख तुम जो है दान कर दो, तो उसकी जबरदस्ती कहने पे दान में नहीं करूंगा, ये मेरा अधिकार है, मैं स्वतंत्र हूं। अगर मुझे लगेगा तो अपने इच्छा से मैं दान कर सकता हूं। ठीक है, कोई जबरदस्ती, कोई मुझसे कहेगा कि ब्लड चाहिए आपका, भैया मेरा कोई मर रहा है, ब्लड की आवश्यकता है, तो मैं जबरदस्ती उसको ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, वो मेरा इच्छा है, इस बॉडी पे मेरा अधिकार है। मुझे मन करेगा तो मैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लड देंगे। किडनी की बात होगी तो मेरा अधिकार है कि अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं दूं या ना दूं। तो ये समझ में आ गया दैहिक। ठीक है, दैहिक और प्राण, लाइफ। ठीक है, अब ये जो होते हैं लाइफ, वो 3 तरह से। अब आपके लाइफ का अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह से इसमें सवाल उठती है। पहला, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, प्राकृतिक को इतना भी आप प्रदूषित मत कर दीजिए जिससे आपका लाइफ जो है वो खतरों में चलने लगे। तो इसके लिए जो है प्राकृतिक में अधिक हॉर्न बजाने से, पॉल्यूशन, किसी भी तरह का पॉल्यूशन अगर आप फैलाते हैं, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन, तो इस पे प्रतिबंध है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर करता है, दर्ज करता है कि आप ये व्यक्ति जो है यहाँ के कचरा फेंक रहा है, जहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं या फिर बच्चे जहां खेलते हैं वहां पे वो कचरा फेंक रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर कोई देखते हैं साइलेंसर को खोल देता है गाड़ी का, एकदम स्पीड में चलाता है, बिना मतलब का जो है नॉइस पॉल्यूशन करते रहता है, तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है। कोई बाजा बजा रहा है, ठीक है, एकदम रात भर बाजा बजाया जा रहा है, एकदम डिंग डिंग नाच रहा है, आसपास के लोग सो रहे हैं, तो नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी केस हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक समझ रहे हैं ना, प्राकृतिक को इतना भी प्रदूषित ना कर दीजिए कि आपका लाइफ जो है वो खत्म हो जाए, तो उस पर रोक है। आगे क्या है, आत्महत्या आप नहीं कर सकते हैं, आपको ये हक नहीं दिए हैं कि आप आत्महत्या करें। आत्महत्या कीजिएगा तो आपके ऊपर भी, अगर आप बच गए तो आपके ऊपर भी केस होगा, एफआईआर होगा और आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। ठीक है, आप पूछेगी कि आत्महत्या क्यों कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जरा सोचिए, आपको हम बोल रहे हैं कि आपके ऊपर पूरा, आपका बॉडी पे पूरा आपका अधिकार है, फिर हम कहते हैं क्या कि नहीं से आपको आत्महत्या नहीं करना है। आत्महत्या कानूनी अपराध है, ये हम और आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं करना है। स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना, हेल्थ पे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आपको आप बीमार हैं, आपका इलाज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सरकारी अस्पताल में गए हैं और वहां पे आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं उसके तहत, या वहां आपका इलाज नहीं हो रहा है तो आप सरकार से मदद ले सकते हैं और अच्छे इलाज के लिए आप अच्छे जगह जा सकते हैं। कहने मतलब अच्छे अस्पताल में भी जा सकते हैं जहां आपका इलाज हो, या आपके परिवार वाले आपको इलाज नहीं करवा दे रहे हैं, तो भी आप हेल्दी के लिए जो है अपने स्वास्थ्य के लिए और सरकारी अस्पताल में जाइए जहां आपका किसी भी प्रकार से कोई नहीं। कुछ
भी पैसा नहीं लगने वाला है, वहां आपका इलाज होगा बेवक्त मुफ्त में। तो सिंपल सा है ये 3 चीज कि आप प्राकृतिक को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आत्महत्या भी नहीं कर सकते भैया, और अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ नहीं सकते हैं। स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए क्या आप जाके ड्रिंक कीजिएगा? नहीं ना, गलत है ना। आप ड्रिंक कीजिएगा तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य को कहेंगे मेरा शरीर है, मैं पीऊं या कुछ करूं, तुम कौन? तो भैया ऐसा नहीं, आप अपने स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, और हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा देश जो है विकास करेगा। ठीक है, नहीं हानिकारक सेवन वो कर सकता है जिससे उसका शरीर का जो है स्वास्थ्य बिगड़ सके। ठीक है, तो आप समझ में आया ये 3 चीज। आगे हम बात करते हैं पर्सनल चीज पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आपके बोले कि ये बॉडी आपका है भैया, ठीक है, एकांत है, आप स्वतंत्र है, कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। इसमें मेनका गांधी का एक केस भी दिया हुआ है जिसमें वो बाहर जाने विदेश यात्रा पे जा रही थी तो उनको रोक दिया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप स्वतंत्र हैं। निजता मतलब प्राइवेसी। मान लीजिए कि हम अपने मोबाइल का पासवर्ड आपको बताएंगे, आप कहेंगे बतेबे कीजिए, ये तो नहीं है ना भैया, वो मेरा मर्जी है, वो मेरा पर्सनल चीज है। ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं आपको? नहीं ना बता सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप मेरा प्राइवेसी, मुझे एकांत पसंद है, घूमना, गाना, खेलना। ठीक है, आप तो जानते हैं कि हमें बचपन से जो है सिंगल रहना, घूमना, खेलना सब पसंद है। ठीक है, तो भैया जब हमको एकांत पसंद है तो कोई कहेगा जबरदस्ती मेरे साथ रहो, मेरे साथ, तो ये जरूरी नहीं। आपने देखा होगा एकांत से एक चीज और आपको बता देते हैं, अगर पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा हो गया, अब पति या पत्नी दोनों में से कोई नहीं चाहता है ये कि अब मैं उसके साथ रहूं, मैं अब अकेला जिंदगी बिताऊं, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। वो जाके कोर्ट में केस कर सकता है और तलाक ले सकता है। पत्नी भी ले सकती है, पति भी ले सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है, दोनों नहीं रहना चाहता है, तो भैया सिंपल सी बात। दूसरी बात है कि आप स्वतंत्र हैं लेकिन किसी के विरुद्ध गलत करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अगर आप गलत करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। तो सिंपल सी भाषा में आप समझ गए। आगे इसी में क्या बोलता है, आर्टिकल 86 संशोधन में बताया गया है 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन आपको हम एक चीज और बता दें कि अनुच्छेद 21 में बहुत सारे चीज है जो कि मैंने आपको बतलाया नहीं। पहला है कि आप अपने जीवन की रक्षा का अधिकार आपको है, आश्रय का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, सोने का अधिकार है, विद्युत का अधिकार है। फिर बोलता है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, मानव प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। भैया अब हमको नींद आ रहा है, तुम बोलोगे कि नहीं आपको सोना नहीं है, तो ये गलत है ना, वो मेरा अधिकार है। ठीक है, मानो निजता, अब मेरा अभिमान, ठीक है, एकदम अच्छे से जीने का अधिकार है। अब मुझे बार बार आप टॉर्चर कीजिएगा, मुझे हीनता दिखलाइएगा, मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचाइएगा, तो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं स्वतंत्र हूं। आर्टिकल, राज्य के बाहर जाने आने का अधिकार है, कैदी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार है। ऐसा नहीं कि मैं जेल में चला गया हूं तो मेरा पूरा मौलिक अधिकार छीन लिया गया है, नहीं। जीने के लिए मूलभूत जो भी आवश्यकता है वो मुझे वहां भी खाना, ठीक है, बातें करना, क्या वहां बात करना अधिकार छीन लिया जाता है? या अगर मैं अपने केस को रीओपन करवाना चाहता हूं तो रीओपन करवा सकता हूं, उस पर लड़ सकता हूं, मेरा मौलिक अधिकार। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। फिर बोलता है कि सामाजिक सुरक्षा, परिवार संरक्षण का अधिकार है आपको, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार है, जीवन बीमा पॉलिसी के अधिकार है, शोर प्रदूषण, यानी कि जितने भी आर्टिकल 21 आपको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि लाइफ के लिए जितने भी चीजों की आवश्यकता है आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, ये आपका अधिकार है। सिंपल सा क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, दो ही चीजों में आप ये समझ गए होंगे कि लाइफ के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आप स्वतंत्र हैं। दैहिक
ठीक है, आपके एकांतता के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो सिंपल भाषा में यही कहता है। इसमें क्या है एक चीज, आर्टिकल 2186 की 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये भी आर्टिकल 21 के तहत। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये मई 2014 में ये एक्ट लगाया गया। इस एक्ट के तहत जो है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इसके तहत प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, क्या कि इसमें एक खेल होता था पोंगल। पोंगल में एक खेल होती थी जल्लीकट्टू, जिसमें दो बैलों को आपस में लड़ाया जाता था, जिसमें काफी ज्यादा क्या होता है, बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा। लेकिन मई 2014 को इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया कि जानवरों को जबरदस्ती आपस में लड़ा के उनके जीवन के साथ नहीं खेलना है। पहले ही मैंने आपको बताया है कि प्राकृतिक को इतना नुकसान नहीं पहुंचा देना है कि जिससे हमारा प्राकृतिक जो है वो संकट में पड़ जाए, और जब प्राकृतिक संकट में पड़ जाएगा तो हमारा जीवन, लाइफ सब संकट में पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है सिंपल सा, प्राकृतिक में तो इसके ऊपर कानून बन गया कि आप किसी भी जानवर को आपस में नहीं लड़ा सकते हैं, या किसी भी जानवर को आप जो है मार नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, एकदम कठोरता से। तो समझ में आ गया ना, जीवन के लिए एकदम प्राकृतिक संरक्षण करना यह आपका अधिकार है। प्राकृतिक में जितने भी जीव जंतु आते हैं, अब किसी को जो है से क्षति नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको आपस में लड़ा या मार नहीं सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आत्महत्या भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। स्वास्थ्य को आप बिगाड़ नहीं सकते, दारू पी के, गांजा पी के, ठीक है, और हीरो बन जाओ, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 22, ठीक है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? लाइफ, जीवन के संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन लाइफ का, और बॉडी, अपने बॉडी का, ठीक है। अब आर्टिकल 22 जो है 22, वो आपको गिरफ्तारी से संरक्षण करवाता है। दैट्स मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अगर आपको, ठीक है, पुलिस अरेस्ट करती है तो कब करेगी, कैसे करेगी, और उससे आप कैसे खुद को बचाएंगे, ये आपको संरक्षण देता है आर्टिकल 22। क्या है ये? दो भागों में समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है दंडात्मक, प्रिवेंटिव। दंडात्मक मतलब होता है अपराध के बाद आपको पुलिस, इसमें अपराध आप करते हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है। और एक होता है कि बिना अपराध किए पुलिस आपको उठा लेती है, इसी के अंदर आ जाता है नजरबंद, ठीक है, कि पुलिस आपको जो है नजरबंद कर ली, आपको पता ही नहीं कि किस गुना के लिए आपको उठाया गया है, किस गुना के लिए पुलिस आपको बंद करके जेल में रखी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले वारंट, आपको बिना वारंट के कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आपने सुना होगा कि अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आता है तो व्यक्ति पुलिस से पूछ सकता है कि आप वारंट लाए हैं, किस गुनाह के लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस जो है कभी कभी हमें अरेस्ट के मतलब ये नहीं यहाँ पे वारंट निकलेगा, उसके बाद वो आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो अरेस्ट मतलब आपकी गिरफ्तारी हो रही है, तो गिरफ्तारी हो रही तो ये आपको पूरा हक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अरेस्ट कर रही है, वारंट है तब वो आपको अरेस्ट कर सकती है, बिना वारंट के वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि अरेस्ट आपको कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, तो इसके लिए वारंट आप पूछ सकते हैं। लेकिन वारंट जो होता है वो शक के आधार पे अगर आपको वो जो है गिरफ्तारी कर रहा है, ये व्यक्ति मुजरिम है, इस पे अब केस चलने वाला है, तब वो आपको वारंट दिखाएगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां पे वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है मर्डर कर देता है,
तो मर्डर कर देता है, तो यहाँ पे उसको वारंट निकलवाने जाएगा कि उसको गिरफ्तारी करना है, वारंट दीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं, तब उसको गिरफ्तारी बिना वारंट की उसकी गिरफ्तारी होगी और तुरंत होगी, याद रखिएगा। जैसे कि कुछ साल पहले जो है एक घटना घटा था, ठीक है, कि सेंट जेवियर में किसी लड़के ने किसी लड़की को गला काट दिया, ठीक है, हत्या कर दिया। तो वहां पे पुलिस ये तो नहीं सोचेगी कि हमको जाना है और वारंट निकलवाना है और उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तारी करना है, बिल्कुल नहीं। सेंसिटिव यानी कि जो घटना हो चुका है और भयानक घटना हो, तो ऐसे घटनाओं के लिए अपराधी को हम लोग पुलिस जो है वो डायरेक्ट गिरफ्तारी करती है, उसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तक आप समझ रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले एक घटना और घटा था कि कोई लड़का जो है वो किसी लड़की को लाइक करता था। अब लाइक करता था तो इसमें वो उसके घर चला गया, लड़की के घर वाले के पास। लड़की के जो पापा चाचा थे वो दरोगा थे, और जाकर डायरेक्ट बोला कि मैं आपकी बेटी से लव करता हूं, मुझे शादी करना है। तो मना कर देता है, ठीक है, क्योंकि रिलीजन सेम नहीं होता है, कास्ट तो दूर की बात की, रिलीजन, वो मुस्लिम था वो हिंदू था, तो रिलीजन सेम नहीं होने के कारण वो मना कर दिए। दूसरी बात है कि ये वन साइडेड लव था, एक तरफा प्यार, तो दोनों तरफ से था भी नहीं जिसके ऊपर विचार किया जाए, ठीक है। बट वो लड़का क्या किया कि जब वो लड़की कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में वो लड़का उस पर हमला कर देता है, और जब हमला कर देता है चाकू से, तो वहां पे उस लड़के को पुलिस जो है अरेस्ट करेगी, उसके लिए वारंट नहीं निकालेगी। वारंट कब निकलता है? जब आपके ऊपर शक है। जैसे बड़े बड़े नेता के ऊपर आरोप लगते हैं, ठीक है, अब आरोप लगे हैं, अब उसको पुख्ता सबूत पुलिस इकट्ठा करेगी और मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, कोर्ट से वारंट निकलवाएगी, उसके बाद वो उसका गिरफ्तारी करेगी कि नहीं अब उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकता है, वारंट निकलता है, लेकिन वारंट आप निकाले हैं तो वो बाद में प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वारंट आप पूछ सकते हैं, ये आपकी संरक्षण है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तारी कर रही है बेवजह तो आप उससे वारंट मांग सकते हैं। दूसरी बात, पुलिस को एक चीज को और ध्यान करना है कि अगर वो आपकी गिरफ्तारी कर लेती है तो 24 घंटे उसके पास है मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाने के लिए, यानी कि जज के पास, ठीक है। कितने? 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर अगर वो आपको जज के पास ले जाती है तो ठीक है, अगर वो ले जाने में समय व्यर्थ करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ना कि आपके ऊपर। क्योंकि अगर वो जैसे ही आपको गिरफ्तारी करके आता है तो वहां पे डेट मेंशन हो जाता है, FIR जो लिखाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें सारा दर्ज हो जाता है कि इतना बज के इतना मिनट में इसको थाने में लाया गया है। अब देखिए, थाने में लाया गया है तो अक्सर क्या होता है कि इसमें 24 आवर्स को ऐड किया जाता है। जैसे ले जाने और लाने के बीच की जो समय का कह सकते हैं कि मान लीजिए यहां से लेके थाना से लेके कोर्ट जाने के क्रम में जो है बहुत सारे समस्या आ जाए, गाड़ी का रास्ता में गाड़ी का जो है टायर पंचर हो जाए, या डेट्स मीन्स कह सकते भीड़ भाड़ हो, तो ऐसे में तो समय पे नहीं पहुंच सकता है, और अगर वो समय पे नहीं पहुंचेगा तो फिर आप कहिएगा ना कि उसका नौकरी खा जाइएगा। तो इसीलिए लाने और ले जाने का जो समय जो होता है वो निर्धारित नहीं होता है, ठीक है, और कोर्ट में निर्धारित नहीं है। 24 आवर्स में आपको केवल ये चीज निर्धारित किया गया है, क्या? ध्यान से देखिएगा कि 24 आवर्स में आपको वो चीज निर्धारित किया गया है। कौन सा चीज? तो 24 आवर्स आपके पास है वो गिनती होगी, ना कि आपको वहां से वहां ले जाने में। दूसरी बात है कि कभी संडे आ जाता है, तो संडे का या कोई हॉलीडे हो तो इस छुट्टी का जो है वो 24 आवर्स में नहीं ऐड होता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को जो है दरोगा चाह लिया कि रुको बाबू तुम्हारा तो गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन उस दिन करेंगे जिस दिन जो है हॉलीडे हो, ताकि हम 24 आवर्स के अंदर आपको ना ले जा सकें और उसके बाद खूब तोड़े आपको। हालांकि ये राइट नहीं है पुलिस के पास कि वो आपको तोड़ सकते हैं, तोड़ने मतलब पीट सकते हैं, ठीक है ना, तो मार पीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि पुलिस के हाथ आप लग जाए और आपको मार पीट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास भेजना है। अब दूसरी बात है कि ये मजिस्ट्रेट अब क्या करेगा,
जज क्या करता है कि 24 आवर्स, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 22 का 2 नंबर बोलता है 24 आवर्स के, आर्टिकल 23 बोलता है कि वकील, आप मजिस्ट्रेट, पहले यहां पे समझ लीजिएगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो मर्डर करके आया है, ठीक है, अब मर्डर करके आया है, उसकी गिरफ्तारी हमने कर ली है। अब गिरफ्तारी करके 24 आवर्स के अंदर जेल में उसको मजिस्ट्रेट के हवाले किए। मजिस्ट्रेट क्या करता है पता है, उस व्यक्ति के ऊपर केस चलता है, केस चलने के बाद मजिस्ट्रेट देखता है कि इस व्यक्ति को थाने में नहीं रखा जाता है, क्योंकि थाने में उसको 24 ही आवर्स रखना है, ठीक है, उससे अधिक उसको थाने में नहीं रखना है, क्योंकि थाने में खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और थाना रखने की जगह नहीं, बल्कि थाना पकड़ के जस्ट आप लोग, हम लोग अक्सर डर जाते हैं कि थाना ये है वो है, लेकिन देखिए भैया, आप अगर लॉ जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति, तो डरिए नहीं, ठीक है, वो आपको पकड़ सकती है, पकड़ के वहां रख सकती है, लेकिन आपके ऊपर अब क्या करना है वो जज समझेंगे। तो जज के पास जाएगा तो जज आपको प्रोटेक्शन देगा, जब तक आपके ऊपर जो अपराध या जो भी अपराध का अति लगा हुआ है, जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक वो जेल में आपको रखेगा, ठीक है। जेल में आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, ठीक है, वहां पे अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, जैसा कि आप लोगों ने मूवी में देखते होंगे, ठीक है, कि वहां पे किस तरह लोग मिलते हैं, सीनियर्स जो होते हैं वहां पे, या फिर बहुत दिनों से जेल में सजा काट रहे हैं, तो कुछ आपको हक भी जमाते हैं, आपसे मारपीट भी कर सकते हैं, तो ऐसा स्थिति होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्या पुलिस अरेस्ट करती है, आपको गिरफ्तारी करती है और 24 घंटे के अंदर जज के पास भेजती है। जज क्या करता है, जेल में भेज देता है। जेल का संरक्षण कौन करता है, जेलर करता है, ठीक है। अब क्या है कि पुलिस तो पकड़ के 24 घंटे के अंदर किसको दे दिया, जज के पास पेश किया। जज कहां, जेल में। अब भैया हम कैसे पता करेंगे कि जो व्यक्ति है वो सच में वही मर्डर किया। अब हमको उससे पूछताछ करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमांड में लेना, ठीक है, पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड का आपने नाम सुना होगा। तब वो पुलिस फिर दोबारा जो है वो जज के पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे और बोलेंगे कि हमें रिमांड में चाहिए, उनसे पूछताछ करना है। तो जज यहां मना नहीं करेगा, क्योंकि जज को भी तो चाहिए सबूत मिलेगा, उसी के आधार पे ना वो सजा सुनाएंगे। तो वहां पे वो रिमांड 15 दिन का होता है, लेकिन 15 दिन नहीं मिलता है, 7 दिन 8 दिन इस तरह का रिमांड मिलता है, ठीक है। पूरा 15 के 15 डेज रिमांड पे नहीं दिया जाता है। और रिमांड पे पुलिस जब ले आती है तो याद रखिएगा, जब रिमांड में लाया जाता है आपको, तो जबरदस्त आपके साथ पूछताछ होता है और वहां फिर कुटाता भी है, ठीक है, मार भी पड़ता है। और इतनी मार पड़ती है ना कि जो एक बार मार खाया होगा उससे मिलके आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार उन लोगों का डंडा बजता है। एकदम जो आपका पैर का सुपली होता है ना, वो तो एकदम सॉफ्ट कर देते हैं, पीठ की जांघ आपका सॉफ्ट कर देते हैं, पीठ आपका एकदम सॉफ्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं पूरे शरीर को। इतना भयानक हो, क्योंकि जब तक अब उनको तो भैया असली मुजरिम तक पहुंचना है ना, मुजरिम तक, तो इसके लिए सबूत को इकट्ठा तो करना है ना, पता करना है कि जो चाकू मिला, जिस चाकू से उसने लड़की को खोपा, मारा, गला काटा, रेटा, वो चाकू उसके हाथ में उंगलियों के निशान है। लोगों से पूछताछ करना है, क्या यही व्यक्ति था या कोई और व्यक्ति चाकू भोग के चला गया है, बेचारा फंस गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से उसको सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस पूछताछ के लिए उसको रिमांड में ले सकती है। 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 2 दिन, ठीक है, ले सकती है। लेकिन यहाँ पे कानूनी हिसाब से वो आपसे पूछताछ कर सकती है, मारपीट नहीं। लेकिन कोई ईमानदारी से बताता है क्या? पूछेंगे बाबू तूने चोरी किया, तो बता देगा नहीं। जब तक 2 हाथ खींच के नहीं लगाएंगे तो कैसे बताएगा? डर, तो वो डर। रिमांड में अगर ले गई पुलिस, आपने ईमानदारी से बताया तो ठीक है, नहीं ईमानदारी से बताया तो दम तक कूटते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान से सुनिएगा। पहला में क्या है कि प्रिवेंटिव मतलब होता है दंडात्मक। अगर आपने अपराध किया है, ठीक है, तो आपको अगर गिरफ्तारी करने के लिए आ गया तो वारंट आप मांग सकते हैं अपने संरक्षण के लिए। दूसरी बात है कि अगर आपको गिरफ्तार वो कर लेते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। और अगर आपका अपराध घोषित मतलब कि
वहां पे पूर्ण रूप से घोषित नहीं हुआ और आप निर्दोष साबित हुए तो आपको 24 आवर्स के अंदर आपको छोड़ भी दिया जाएगा, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अपने एक वकील, मान लीजिए कि अगर आप मर्डर किए हैं, ठीक है, मर्डर किए हैं, आप एक बेचारा गरीब व्यक्ति, चाकू तो भोंक दिया, मोहब्बत के चक्कर में अक्सर लोग गलतियां कर ही बैठते हैं और उस बेचारे ने भी गलती कर बैठा, क्या पता कि अब गलती तो कर बैठा, चूंकि गरीब था, अब उसके पास वकील करने के लिए, खैर ऐसे लोगों के लिए तो वकील की जरूरत नहीं होती है। जब ये लोग गलतियां करते हैं तो ऐसे लोगों को अक्सर आप देखे होंगे कि जो वन साइडेड लव होते हैं वो जस्ट एक साइको होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जो होते हैं ना, इनको वकील की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक उदाहरण दूसरा मान लीजिए कि कोई गरीब फंस जाता है और उसके पास वकील करने के लिए पैसा नहीं, वकील वो अपना कर सकता है। आपने सिंपल भाषा में समझिए ना कि प्राइवेट डॉक्टर इलाज अच्छा करती है और सरकारी डॉक्टर के पास लोग जाना चाहते हैं क्या? नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी यहां भी अगर गरीब आदमी वकील नहीं कर सकता है तो सरकार उसको वकील प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अक्सर सरकारी वकील जो है आपके केस हार जाया करते हैं, ठीक है। और प्राइवेट वकील से आप केस लड़वाते हैं तो आप उतना एबल नहीं हो पाएंगे कि उस व्यक्ति को, उस वकील को आप पैसा दे सके, क्योंकि जो जज होता है वो वकीलों की बहस और अथी पे ही, प्रूफ पे ही जो है वो आपको सजा सुनाती है। तो ये तीनों चीज आपको दे रखा है। आप वारंट पूछ सकते हैं 24 आवर्स के अंदर, अगर आपके ऊपर छोटा मोटा केस है तो 24 घंटे के अंदर आप जो है छूट भी जाइएगा। और वकील की जहां तक बात है, अगर बड़ा केस है, मर्डर का, चोरी का, डकैती का, आप नहीं छूट रहे हैं तो वहां पे जो है वकील आप रख सकते हैं अपने संरक्षण के लिए, ठीक है। अब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकारी वकील मिलेगी, लेकिन सरकारी वकील नहीं रखना चाहिए। अब यहां पे देखिए एक सवाल कि वकील तो रख सकते हैं एकदम, ठीक है, वकील से आपका केस बहस होगा। अगर अपराध घोषित हुए कि आपने ही लड़की का मर्डर किया था तो आपको सजा होगी, अन्यथा अगर प्रूफ नहीं हुआ तो आपको बाइज्जत रिहा भी कर दिया जाएगा। एक चीज और समझिएगा, इंट्रोगेशन क्या होता है। इंट्रोगेशन यहीं से स्टार्ट होता है। ये जो रिमांड में जब पुलिस ले लेते हैं तो पता करते हैं कि क्या वो लड़का सच में एक तरफा प्यार करता था, क्या वो लड़की भी उसे प्यार करती थी। तो ऐसी स्थिति में लड़के के आसपास के लोगों को वो पूछताछ के, इंट्रोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए वो बुला सकती है। अब पूछताछ के लिए अगर वो बुलाते हैं तो आपको कुछ नहीं करेंगे, केवल पूछताछ करके आपको फिर छोड़ देंगे, ठीक है। या वो आके, हो सकता है आपके आसपास ही में आके पूछताछ करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको थाना में बुला के ही पूछताछ कर सकते हैं, वो आपके घर आएंगे, पूछताछ कर सकते हैं, उनका पूरा हक है, वो जायजा ले सकते हैं, लड़की के घर, लड़का के घर। मतलब ये इंट्रोगेशन हो गया। कस्टडी क्या होता है? ये नॉर्मल होता है। कस्टडी नॉर्मल होता है जब कहीं पे मान लीजिए कि धारणा दिया गया है, अब उस धारणा को में जो है से समझ लीजिए कि पूरा जबरदस्त हालत खराब करके रख दिया है, तो उसका मेन मुखिया को उठा के कस्टडी में लेके, कस्टडी मतलब कि पुलिस के पास मेहमान नवाजी के लिए नहीं, आपको बुलाया जाएगा, कस्टडी में लेके जाएगा गाड़ी में, आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा बिल्कुल नॉर्मल में कि भैया अभी सब को हटाओ ना, काहे कितना अथी कर रहे हो, क्या मांग है, वो आप मांग पूछ के आपको हटा देगा। अक्सर ये धरना उरना जो लोग देते हैं ना, उन लोगों को इस तरह किया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है। ये नॉर्मल होता है, ये उतना भी डेंजर नहीं है। बस नॉर्मली आपसे पूछताछ, थाना घेराव करना, आप लोगों ने बहुत सुना होगा थाना घेराव करना, तो वहां पे क्या होता है, मेन आदमी के लेके कस्टडी में पूछ के कि क्या समस्या है उसको खत्म करना। ये होती है अरेस्ट, समझ गए, रिमांड समझ गए, ठीक है, जुडिशियल समझ गए, ये सारा चीज आप समझ गए। तो ये क्या था, सिंपल सा अपराध के बाद का ये पूरी कहानी। लेकिन अपराध के पहले भी कोई व्यक्ति आपको जो है शक के दायरे में अरेस्ट कर सकता है, बिल्कुल हाँ कर सकता है। आप 1919 में रॉलेट एक्ट याद होगा, ठीक है, तो रॉलेट एक्ट में क्या था, शक के दायरे पे लोगों को गिरफ्तार कर लेना। तो यहां भी है, लेकिन यहां नाम क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, यानी कि निवारक निरोधक। तो ये 3 तक इधर पढ़े, 4 से 7 तक है ये, ठीक है। ये बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, नजरबंद कर सकती है, और 3 महीना तक, कितने महीना, 3 महीना तक आपको रख सकता है।
और 3 महीना से वो 6 महीना भी कर सकता है, 8 महीना भी कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन 3 महीना तक वो नॉर्मली रख सकता है और 3 महीना के बाद उसको बढ़ाना है तो जज से, जुडिशियल से जो है उसको परमिशन लेना होगा और वो बढ़ाते जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका ये अपराध अक्सर जो है जब बड़ा बड़ा धरना होता है, प्रदर्शन होता है, ठीक है, तो वहां पे लोगों को उठा लिया जाता है जिस पे शक होता है कि जैसे कि ये व्यक्ति पे मुझे शक है कि इसकी भाषण से जो है यहां पे क्या होने वाला है, माहौल बिगड़ने वाला है। तो ठीक है, आगे देखिए, ये तो हो गया आपका अपराध से पहले, यानी कि इसमें आपका अपराध शक के दायरे में आपको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा और 3 महीना तक वो रख सकते हैं या 3 दिन में भी छोड़ सकते हैं। इसमें एक एक्ट आया था, मीसा एक्ट 1971 में, ठीक है, जिसका जबरदस्त मिस यूज हुआ था 1975 में और बाद में इसको 1978 में इस कानून को हटा दिया गया था, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी के समय जो है इस कानून का खूब जो है मिस यूज हुआ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये शक के दायरे में गिरफ्तारी होती है। इसमें क्या होता है कि हमें अब किसी व्यक्ति पे केवल शक है, रोलेट एक्ट क्या था, अगर किसी पे शक है तो उठा के उसको भून दो, तो यहां भी वही है बस। तो इसमें भी वही चीज हो रहा था, क्या कि शक के दायरे में उसको उठा लिया जाए और 3 महीना तक उसको रख सकते हैं। बाद में ये साबित कर देंगे कि वो व्यक्ति के भाषण या उस व्यक्ति की वजह से समाज में जो है वो सामाजिक तनाव हो सकता था, ठीक है, ऐसा वैसा केस बना देंगे। फिर है ये, फिर आता है आपका कॉफे पोसा एक्ट 1974 में। ये एक्ट जो है आपका वो विदेशी मुद्रा संरक्षण एक्ट था, ठीक है। फिर रासुका एक्ट आता है, ये रासुका ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून था जो कि 1980 में आया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है। टाडा जो होता है वो आपका आतंकवादी निरोधक कानून है, ठीक है। टाडा ये आतंकवादियों के लिए। पोटा एक्ट, ये जो है पोटा एक्ट आपका, पोटा एक्ट आतंकवादियों के निरोधक कानून 2002 के ये है। हालांकि ये जो है वो समाप्त हो चुका है, अभी प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है, इसको तत्कालीन हटा दिया गया है। 1975 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया है। तो ये कुछ एक्ट है जो कि इसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, इस अपराध से पहले यानी कि प्रिवेंट डिटेंशन के अंतर्गत ये आते हैं और ये सारे जो हैं वो प्रिवेंटिव के अंतर्गत आते हैं। सिंपल भाषा में एक बार रिपीट कर लेता हूं कि क्या ये है, तो सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए, गिरफ्तारी से संरक्षण। आप पुलिस को देख के डर मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको गिरफ्तारी करेगी 24 आवर्स के अंदर, आपको जो है मजिस्ट्रेट को भेजेगी। अगर आपका छोटा मोटा मामला है तो मजिस्ट्रेट आपको जेल में नहीं डालेगी बल्कि आपको रिहा कर देगी, और तब तक अगर आप मामला बड़ा है तो उसके लिए जेल में आपको रखा जाएगा प्रोटेक्शन के आधार पे। पुलिस आपसे पूछताछ के लिए रिमांड में ले सकती है। तो आप समझ गए होंगे, ये एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश किया। तो ये जो था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 तक आज आपका समाप्त हुआ। पहला हम लोग पढ़े आपका 6 मूल अधिकारों में से हमने जो डिस्कस किया आपका वो पहला समानता का अधिकार डिस्कस कर लिए हम लोग, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार डिस्कस कर लिए। 2 अधिकार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, समानता का और स्वतंत्रता का। अब बाकी 4 अधिकार है वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।